क्या कभी ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां वक्त की धाराएं पलट जाएं और सदियों पुरानी दुश्मनी एक बिल्कुल नए और खौफनाक रूप में जन्म ले? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक पौराणिक गाथा पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है काल चक्र का विष। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ हार और जीत तक सीमित नहीं है। ये नियति को फिर से लिखने, प्राचीन जादू और विनाशकारी शक्तियों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको हैरान कर देगा। तो बिना किसी देरी के इस जादुई और खतरनाक दुनिया के रहस्यों को खोलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस महाविनाशकारी दृश्य को समझते हैं जो इस पूरी गाथा की नींव रखता है। ये शानदार चित्र उस शाश्वत संघर्ष को दर्शाता है जिसने इंद्रप्रस्थ को पूरी तरह से राख कर दिया था। असल में ये सिर्फ दो शक्तियों का टकराव नहीं है, बल्कि ये नाग और ड्रैगन वंश के बीच सदियों से चली आ रही उस खून की प्यासी दुश्मनी का प्रतीक है। एक तरफ है आकाश के देवता माने जाने वाले ड्रैगन और दूसरी तरफ जमीन से जुड़े नाग। आसमान से बरसती मौत का ये दृश्य वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहानी का पहला पड़ाव, इंद्रप्रस्थ का पतन, एक विनाशकारी युद्ध। अब इस तबाही की गंभीरता को समझने के लिए जरा इन बातों पर गौर कीजिए। इंद्रप्रस्थ के जो बेहद शक्तिशाली सुरक्षा चक्र थे ना, उन्हें ड्रैगन सेना की सुनहरी बिजली ने पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया था। मैदान में हमारे मुख्य पात्र हिमवंत बुरी तरह घायल अवस्था में अपनी टूटी हुई तलवार के सहारे खड़े हैं। उनके शरीर से जो नीला रक्त बह रहा है वो सीधे तौर पर उनके नागवंश की पहचान कराता है। और उनके ठीक सामने आसमान की ऊंचाइयों का गुरूर लिए ड्रैगन सम्राट खड़ा है, जिसके अंदर नागों के लिए बस गहरी नफरत और अहंकार भरा है। एक तरफ जमीन पर गिरा एक योद्धा और दूसरी तरफ हवा में उड़ती एक अजेय शक्ति। ये अंतर अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और इस पर ड्रैगन सम्राट के ये शब्द सुनिए, एक तुच्छ नाग कभी ड्रैगन का सामना नहीं कर सकता हिमवंत। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये उस युगों पुराने अपमान का प्रतीक है जिसे नागवंश सदियों से सहता आ रहा है। इसे एक बेरहम वाक्य में वो गहरी हीन भावना छिपी है जिसे नागों के वजूद के साथ जोड़ दिया गया था। ड्रैगन्स को लगता था कि जो जमीन पर रेंगते हैं वो आकाश के राजाओं से आंख कैसे मिला सकते हैं। इसी एक बात ने हिमवंत की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी को तय कर दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, अतीत में वापसी का चमत्कार। और सच कहूं तो ये घटनाक्रम बेहद दिलचस्प है। विनाश के बिल्कुल आखिरी क्षण में जब हिमवंत के फेफड़ों में खून भर चुका था, उन्होंने अपनी आखिरी ऊर्जा बटोरी और काल मुद्रा नाम के एक निषिद्ध मंत्र का प्रयोग किया। ये कोई आम जादू नहीं था, ये वक्त को उलटने का एक भयंकर दांव था। एक तेज सफेद रोशनी पूरी दुनिया को निगल लेती है और अगले ही पल हिमवंत खुद को ठीक 10 साल पीछे ब्रह्मलोक की तत्व अकादमी के मैदान में पाते हैं। ये एक उल्टी हीरो की यात्रा यानी इन्वर्टेड हीरोज जर्नी की शुरुआत है। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? भले ही हिमवंत शारीरिक रूप से 10 साल पीछे चले गए हों, पर भविष्य की तबाही की वो सारी दर्दनाक यादें उनके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा हैं। अब वो कोई आम छात्र नहीं रहे, वो भविष्य के रहस्यों को जानने वाले एक अनुभवी योद्धा बन चुके हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के तीसरे पहलू पर, नाग बनाम ड्रैगन अकेडमी के अंदर की गूंज। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इन दोनों वंशों के बीच का फर्क सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से वैचारिक और जादुई है। एक तरफ देखिए आर्यन को, जो ड्रैगन वंश का है, सुनहरी आग और अग्निशक्ति का मालिक, जिसके पास आकाश पर राज करने का पैदाइशी हक और अहंकार दोनों हैं। और दूसरी तरफ है हिमवंत, जो नागवंश के उस अपमान का प्रतीक है जिसे बस जमीन तक सीमित कर दिया गया था। पर ठहरिए, इस बार चीजें अलग हैं। इस बार हिमवंत एक ठंडी सोची समझी और बेहद खतरनाक रणनीति के साथ वापस आए हैं। उनका जो परम शीतल है ना, वो दरअसल उनके अंदर पनप रहे उस ठंडे प्रतिशोध का प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं तत्वों के रहस्य की और परम शीतल के आह्वान की। इस दुनिया के मैजिक सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम यहाँ हम तत्व की बात कर रहे हैं, जो कोई आम ठंडा पानी या नॉर्मल बर्फ बिल्कुल नहीं है। यह एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी तत्व है। जरा सोचिए, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि ये बिना किसी फिजिकल टच के अणुओं की अवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। इसी वजह से जब गुरु द्रोणिक पहली बार इसका असर देखते हैं तो उनका चौंकना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि असल में ये ताकत सामान्य नागों की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। जब आर्यन ने एक बार फिर नागवंश का उपहास उड़ाया तो हिमवंत ने जो जवाब दिया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। ऊंचाई का घमंड तब टूटता है
जब आकाश से गिरने का डर हो। ये डायलॉग दिखाता है कि हिम्मत के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। पिछली जिंदगी में उन्होंने इस अपमान को चुपचाप सह लिया था, पर अब वो एक डरे हुए पीड़ित नहीं है। वो एक ऐसे शिकारी बन चुके हैं जो जानता है कि हवा में उड़ने वाले अपने शिकार को जमीन पर कैसे गिराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है जब इन दोनों के बीच तत्वों का परीक्षण शुरू हुआ। पहले चरण में आर्यन ने अपनी भयंकर अग्निशक्ति दिखाई और जल को पल भर में भाप बना दिया। ये तो एक ताकतवर ड्रैगन का आम गुण है, पर उसके बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। दूसरे चरण में हिमवंत ने पानी को बिना छुए ही परम शीतल को पुकारा। तीसरे चरण तक आते आते वो पानी देखते ही देखते काले बर्फ के नुकीले कांटों में बदल गया और उसने एक विशाल फन फैलाए हुए नाग का खौफनाक रूप ले लिया। और आखिरी चरण में तो पूरी अकेडमी का मैदान ही बर्फ की चादर में जम गया। तापमान एकदम माइनस में चला गया। देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा जादू का परीक्षण नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने नागों की वापसी की एक बहुत ही खौफनाक घोषणा थी। इन विशाल कई सिर वाले नागों के रूप को जरा ध्यान से देखिए। इनकी तुलना करने पर उस पौराणिक स्केल का अंदाजा लग जाएगा जहां ये कहानी अब जा रही है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि उस कच्चे प्राचीन तत्व की शक्ति का असली रूप है जिसे हिमवंत ने अब जगा लिया है। तूफानी बादलों और बिजली के बीच खड़ा ये नाग इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब ये सिर्फ जमीन पर रेंगने वाला जीव नहीं रहा, ये अब प्रलय लाने वाली एक अजेय शक्ति बन चुका है। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, ड्रैगन स्लेयर का संकल्प। ये दृश्य उस आने वाले युद्ध का बिल्कुल साफ इशारा करता है जो अब बस छिड़ने ही वाला है। एक तरफ ड्रैगन के मुंह से निकलती विनाशकारी बिजली है और ठीक उसके नीचे कुंडली मारे बैठा एक विशालकाय नाग है। इन दोनों शक्तियों का ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट एक बात तो तय कर देता है कि अब लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं है, अब लड़ाई वर्चस्व की है। आकाश की शक्ति अब सीधे पाताल की गहराइयों से टकराने के लिए तैयार है। और यहाँ आती है हिमवंत की अंतिम प्रतिज्ञा। ड्रैगन स्लेयर का रास्ता यहीं से शुरू होता है। इस बार कोई भी नाग रेंगेगा नहीं, बल्कि आसमान के राजाओं का शिकार करेगा। ये लाइन दिमाग में बैठा लीजिए, ये कोई आम वाक्य नहीं है, ये एक नए युग का मैनिफेस्टो है। हिमवंत ने तय कर लिया है कि इस नई टाइमलाइन में वो सिर्फ बचाव के लिए नहीं लड़ेंगे, वो उस ड्रैगन स्लेयर के टाइटल को हासिल करेंगे जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने अपने पूरे वंश की किस्मत को दोबारा लिखने का अटूट संकल्प ले लिया है। लेकिन ठहरिए, जैसे ही हिमवंत इस नई राह पर आगे बढ़ते हैं, एक बेहद ही रहस्यमय सवाल खड़ा हो जाता है। अकेडमी में दूर उस बरगद के पेड़ के पास खड़ी एक परछाई पर गौर किया। वो रुद्र है। रुद्र जो भविष्य में हिमवंत का सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन बनने वाला है, जिसके पास पाताल की काली शक्तियां हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि वो अभी से हिमवंत को क्यों नोटिस कर रहा है? क्या उसकी मौजूदगी इस बात का इशारा है कि वक्त के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम नए और ज्यादा भयंकर खतरों के रूप में सामने आएगा? सच कहूं तो इस एक सवाल ने आगे क्या होगा इसका सस्पेंस कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि इस महाकाव्य की तो बस अभी शुरुआत ही हुई है।